लाइव है सर। नमस्कार। आज के इस कर ज्ञानार्जन कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम का सेकंड पार्ट है। पिछले जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने आईटीआर फॉर्म 19-20, 20-21 की तुलनात्मक एवं नए फॉर्म 26A की एएस की जानकारी और पिछले पार्ट में दी थी, लेकिन समय कम होने की वजह से और हमारे नॉलेज पार्टनर सीए मनोज लांबा जी के डिटेल डिस्कशन, क्योंकि वो जब बताते हैं तो वो सारी बातें डिटेल में बताते हैं जो ताकि सुनने वाला पूरा लाभ ले सके, तो उसकी वजह से कुछ पार्ट रह गया था। इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने आज का ये सेकंड पार्ट आयोजित किया है। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगा हमारे नॉलेज पार्टनर सीए मनोज लांबा जी का। सीए मनोज लांबा जी एफसी हैं, एलएलबी हैं, आईसीएसआईए लाइसेंशिएट, एक्स चेयरमैन ऑफ यमुनानगर ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीएआई। लांबा जी को प्रैक्टिस करते हुए 20 वर्ष हो गए हैं। ये ऑथर हैं, मोटिवेशनल एंड एजुकेटर, स्पीकिंग नॉलेज वाया अपनी जो नॉलेज है वो स्प्रेडिंग कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्स की पत्रिका बाय मनोज लांबा, टेक्स की पाठशाला बाय मनोज लांबा, वीकली शो टेक्स की बात आपके साथ विद सीए मनोज लांबा ऐप, जो कि हर फ्राइडे को 3:30 बजे यूट्यूब चैनल पे टेक्स फॉर वेल्थ आता है। 3 बुक्स के ऑथराइज ऑथर हैं और बहुत सारी फर्में और बहुत सारे एसोसिएशन से मनोज लांबा जी जुड़े हुए हैं। जो मैंने ये बोला है ये उनके व्यक्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा एक अच्छी पर्सनैलिटी और हमेशा काम आने वाले, जो भी क्वेश्चन हम इनसे पूछते हैं हमेशा उसका पूरा एक्सप्लेन करके जवाब देते हैं। मनोज लांबा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ और सभी के साथ लगातार जुड़े रहिए। अब मैं परिचय करवाना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि एडवोकेट गुरमीत सिंह चावला जी का। एडवोकेट गुरमीत सिंह चावला जी 1980 से लॉ ग्रेजुएट हैं। 38 साल उनको प्रैक्टिस करते हुए हैं और टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में प्रैक्टिस करते हैं। मेंबर है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन अमृतसर के हैं, पास्ट प्रेसिडेंट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन अमृतसर के हैं और बहुत सारी सोशल संस्थाओं और ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव मेंबर के तौर पे अभी भी कार्यरत हैं। चावला जी, मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम के लिए आप कुछ शब्द कहें। थैंक यू जी। ऑनरेबल चीफ गेस्ट आज के केजी महेश्वरी साहब, अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, I on behalf of District Tax Bar Association Amritsar and other esteemed associations take this opportunity in welcoming CA Manoj Lamba ji to this today's webinar. Mr. Lamba, as we know, is the ex-chairman of the Yamunanagar branch of NIRC and has been providing great service to our professional brethren through his YouTube channel Tax Ki Pathshala. We wish him all the best and hope he will. हेलो हेलो। I thank the organizers for their tremendous efforts in hosting this webinar and wish there would be many more to come. Thank you. थैंक यू चावला जी। अब मैं परिचय कराना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि एडवोकेट केजे महेश्वरी जी का, जो कि 1991 से लॉ ग्रेजुएट हैं। 30 साल से ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए उनको हो चुके हैं। टैक्सेशन एडवाइजर, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अटॉर्नी हैं, प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन अंबाला एट प्रेजेंट है, पास्ट प्रेसिडेंट जेसीआई अंबाला सेंट्रल, मेंबर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी ऑफ एसोसिएशन ऑफ न्यू दिल्ली और बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं बहुत सारी संस्थाओं में, सोशल संस्थाओं में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। महेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है
मैं चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम के लिए आप कुछ शब्द दें। Respected CA Manoj Lamaji, our knowledge partner, our first guest of honor, Advocate Gurmeet Singh Chawla ji, moderator of today virtual seminar, Advocate Vikram Gupta ji, convener Advocate Sanjeev Kumar Arora ji, distinguished guests and other tax professionals who are present in today's virtual seminar. चाणक्य ने कहा था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है सरल कर प्रणाली का होना, जिससे ज्यादा से ज्यादा कर की प्राप्ति हो और नियमों की पालना। वर्तमान भारत में भी सरकार समय समय पर सरलीकरण के पथ पर चलते हुए इनकम टैक्स एक्ट एवं रूल्स में आवश्यक संशोधन करके इसे टैक्स पेयर्स फ्रेंडली बनाने की कोशिश करती रहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो। परंतु यह भी सत्य है कि विदाउट द हेल्प एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स सरकार कभी अपने मकसद को कामयाब नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज द टैक्स प्रोफेशनल्स who have to play a very vital role to create positive and good relationship between the government and the taxpayers. That is why it is utmost important for tax professionals to update their knowledge about new provisions of Income Tax Act and rules. यह जो कर ज्ञान अर्जन के नाम से मनोज लांबा जी एवं उनकी मोस्ट डेडिकेटेड टीम वर्चुअल सेमिनार के माध्यम से जो सिलसिला प्रारंभ किया हुआ है, मैं उनके इस नेक कार्य के लिए उन्हें सल्यूट करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी वैसी प्रकार के वर्चुअल सेमिनार नियमित रूप से करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है। 4 लाइनें अपनी, मैं जस्ट क्योंकि सर 4 लाइनें मैं नजर कर रहा हूं आपकी इस प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड टू दिस प्रोग्राम। सवारा है जमी को हमने, सवारा है जमी को हमने आसमां को निखरते देखा है, सवारा है जमी को हमने आसमां को निखरते देखा है, जज्बा हो बुलंद यदि दिल में हमने सपनों को हकीकत में बदलते देखा है। थैंक यू। धन्यवाद सर। और अब हमारे बीच हमारे एक विशिष्ट अतिथि एडवोकेट चंदन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। चंदन गुप्ता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं उनका परिचय देना चाहूंगा। एडवोकेट चंदन गुप्ता जी लॉ ग्रेजुएट हैं 2004 से, प्रैक्टिस को 16 साल हो चुके हैं। टैक्सेशन एडवाइजर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में हैं। इस टाइम सेक्रेटरी हैं बुटलाडा टैक्स बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मानसा के, मेंबर हैं द मानसा बार टैक्स एसोसिएशन मानसा के, और बहुत सारी एसोसिएशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर भी हैं। आपका स्वागत है चंदन गुप्ता जी। मैं चाहूंगा आप इस प्रोग्राम के लिए कुछ शब्द कहें। हेलो, मैं चाहूंगा चंदन गुप्ता जी आप। हाँ जी बिल्कुल सर, आ रही है सर आवाज। हेलो, हाँ जी सर, हम मैं आभारी हूँ संजीव कुमार अरोड़ा जी का। हेलो, हाँ जी सर। हेलो सर, आपकी आवाज पूरी तरह आ रही है। जिस इलाके से बिलोंग, ठीक है सर, थैंक यू जी। सर, मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ सर, बहुत ही मोस्ट बैकवर्ड इलाका है सर। और सर संजीव कुमार अरोड़ा जी ने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लाके मेरा बहुत ज़्यादा मान बढ़ाया है। मैं इतने बड़े बड़े एडवोकेट्स के मतलब बीच आज बैठा हूँ, शमूलियत कर रहा हूँ अपने इलाके की जी, अपने एरिया की जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड, इंडिया बेस पे और वर्ल्ड वाइड मतलब कि बहुत मशहूर हो ये प्रोग्राम सारा जी। धन्यवाद जी। थैंक यू चंदन गुप्ता जी। और आज का ये जो प्रोग्राम है, हमारी कई सहयोगी संस्थाएं, जिला कर बार एसोसिएशन अमृतसर, जिला कर बार एसोसिएशन अंबाला, जिला कर बार एसोसिएशन करनाल, द काउंसिल स्टडी क्लब यमुनानगर और दी बुटलाडा कर बार एसोसिएशन मानसा, इन सब के सहयोग से हमारा ये प्रोग्राम आज का किया जा रहा है। और इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू हो, मैं पिछले कार्यक्रम का एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा, ताकि हम उस प्रोग्राम से कंटिन्यूसली जुड़ जाएं। पिछले प्रोग्राम में सीए मनोज लांबा जी ने फार्म 1 से लेके फार्म 7 तक
कौन सा फार्म किसके लिए है ये बताया था, और इसमें यह बताया था कि 30 जून तक हमने आधार को पैन से लिंक करना है, और एक इंस्टेंट पैन कैसे क्रिएट होता है और वो कौन कौन क्रिएट कर सकता है ये भी उस फार्म में बताया था, और फार्म 1 कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता इसके बारे में भी डिटेल जानकारी दी थी। इसके अलावा एक आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए बिजली के बिल का क्वेश्चन आईटीआर में आ गया है, 2 लाख रुपए फॉरेन ट्रेवल का क्वेश्चन आईटीआर में आ गया, 1 करोड़ कैश डिपॉजिट का क्वेश्चन, उसके बारे में भी लांबा जी ने विस्तार पूर्वक बताया। उसके बाद उन्होंने 26 एएस के बारे में जो पहले तो इसे इंफॉर्मेटरी था, जो अब मैंडेटरी टेक्स्ट स्टेटमेंट के रूप में हमारे सामने आ चुका है 26 एएस, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लांबा जी ने दी। अब उसके बारे में जितनी बातें रह गई थी और या जो क्वेश्चन होंगे वो आज के सेशन में ले जाएंगे। जिसको पिछले प्रोग्राम का कुछ ना समझ आया वो हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर ऑन लाइव है, आप जब भी चाहें जितनी भी बातें मैंने बोली हैं उनका एक्सप्लेनेशन सीए लांबा जी द्वारा आप यूट्यूब पर चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं इनवाइट करता हूं हमारे आज के नॉलेज पार्टनर सीए मनोज लांबा जी को, वो आए और सभी श्रोताओं को टैक्स से संबंधित जानकारी दें, जो कि आज का टॉपिक है इनकम टैक्स फॉर्म आईटीआर 1 से 7 और 26 एएस फॉर्म चेंजेस। सीए मनोज लांबा जी। आज के प्रोग्राम के सभी व्यूअर्स को मनोज लांबा का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू विक्रांत जी, थैंक यू महेश्वरी जी, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू चावला जी फॉर काइंड वर्ड्स। जैसा कि विक्रांत जी ने बताया कि लास्ट प्रोग्राम के जरिए जो पार्ट 1 था, हमने आईटीआर 1 टू आईटीआर 7 फॉर्म के बारे में कुछ चर्चा की थी, लेकिन समय के अभाव में काफी सारी जानकारी रह गई थी, जिसके लिए आज हम पार्ट 2 आयोजित कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने फॉर्म 26 एएस को भी टच किया था। उस दिन हमने बहुत सरल भाषा में सब कुछ समझने की कोशिश की थी। आज भी हम उतनी सरलता से ही समझना चाहेंगे कि कॉम्प्लेक्स लॉ को सरल कैसे बनाया जा सकता है, जो मेरा मेन मोटिव है, और आसानी से उसे कैसे समझ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस हैं, जो हमारी आम जनता को समझ नहीं आते हैं, कई बार टैक्स प्रोफेशनल्स भी उनमें दिक्कतें महसूस करते हैं, उसे आसानी से सरल भाषा में हिंदी में समझा जा सके, जो हमारी मातृभाषा है। अब अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए लास्ट डिस्कशन में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें जो की थी, जैसे विक्रांत जी ने बताया, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा। हमने पैन आधार इंटरचेंजेबिलिटी की बड़ी डिटेल में बात की थी, इंस्टेंट पैन के ऊपर बात की थी, पैन आधार लिंकिंग के ऊपर बात की थी, आईटीआर 1 कौन लोग भर सकते हैं उनके लिए बात की थी, जो प्रोविजो 7 टू सेक्शन 139 की 3 क्लोजेज आई हैं, जिसमें रिटर्न भरना अनिवार्य हो गया है, चाहे आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम ही क्यों नहीं है, उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने फॉर्म 26 एएस के बारे में बात की थी, और आईटीआर 4 जो हमारा सुगम फॉर्म है, जो प्रेजम्पटिव इनकम टैक्सेशन वालों पे लगता है, उसके लिए भी हमने कुछ थोड़ी थोड़ी डिस्कशन की थी। लेकिन जो हमारे बल्कि फॉर्म्स हैं, जिसे हम कहते हैं जहां ऑडिट होना है, बड़े एसएससीज हैं, उन वाली बातों को हमने टच नहीं किया था। जैसे आईटीआर 3 फॉर्म हो गया, आईटीआर 5 फॉर्म हो गया, आईटीआर 6 फॉर्म हो गया, और आईटीआर 7 फॉर्म हो गया। जो बातें हमने पहले डिस्कस की थी, जो चेंजेस डिस्कस किए थे पार्ट 1 में, वो आईटीआर 3, 5, 6 और 7 पे भी लग रहे हैं। लेकिन आईटीआर 3, 5, 6 और 7 में जो स्पेशली चेंजेस आए हैं, उनको आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वो हमारे को और हमारे टैक्स असेसिस को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। इससे पहले हम आगे चलें,
कुछ डेट्स पे मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं आपका, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते जब 24 मार्च को संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद 26 मार्च 2020 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज की और लेटर ऑन एक ऑर्डिनेंस भी लेके आए, जिसके जरिए उन्होंने काफी सारी टैक्स की डेट्स को आगे बढ़ा दिया था। और उनमें से काफी सारी डेट्स आज लॉकडाउन के टाइम में 30 जून 2020 को एक्सपायर हो रही है। 30 जून 2020 इसलिए मैं आज टच करना चाह रहा हूं क्योंकि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और इन 10 दिन के अंदर हमें बहुत महत्वपूर्ण कंप्लायंस करने हैं। अगर हम इन कंप्लायंस को करने में चूक गए अपने लिए या अपने एसएससीज के लिए, तो बाद में हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। पहले वो चर्चा करते हैं कि ये टैक्स कंप्लायंसेस 30 जून 2020 को किन किन की डेडलाइन खत्म हो रही है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, असेसमेंट ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 1920। अगर किसी व्यक्ति की रिटर्न किसी कारणवश 31 मार्च 2020 तक नहीं भर पाया था, तो सरकार ने उसे भरने की समय सीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया। अब इससे किन लोगों को फायदा होना है? एक तो आप अपनी फाइल्स चेक कीजिए, अपने क्लाइंट बेस चेक कीजिए। लॉकडाउन के टाइम में सभी लोग फ्री हैं और कोई काम भी नहीं है कि कौन कौन से आपके प्रोस्पेक्टिव एसएससी हो सकते हैं जिनकी रिटर्न छूट गई थी, या इस दायरे में हम कौन नए लोग जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब भी आप बैंक फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो 2 साल की रिटर्न मांगी जाती है। 2 साल की रिटर्न मांगी जाती है तो 2 साल की इकट्ठी होती नहीं है, क्योंकि पहले तो 2 साल की रिटर्न इकट्ठी भर पाते थे। अब 30 जून 2020 के बाद आप असेसमेंट ईयर 19-20 की रिटर्न नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे में और ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि आप उन एसएससीज को ट्रैप करें, उनका विश्लेषण करें अपनी फाइलों का, कि कौन कौन से एसएससी ऐसे हैं जो लॉकडाउन के समय तक रिटर्न नहीं भर पाए थे और अब आप उनकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे उनका भी फायदा होगा और प्रोफेशनली आपका भी फायदा होगा। तो असेसमेंट 19-20 के लिए रिटर्न भरने की समय सीमा 30 जून 2020 है, जिसके समाप्त होने में मात्र 10 दिन रह गए हैं। इस 10 दिन के अंदर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। सारी ऑनलाइन ट्रैकिंग है, 360 डिग्री चेक लगा दिया है इनकम टैक्स ने। अगर आप नहीं भरते तो कल को आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और आप पर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च की जा सकती है रिटर्न ना भरने के कारण। तो पहली डेट जो एक्सटेंड होगी ये 30 जून 2020 आईटीआर फाइलिंग की थी। पिछली बार भी हमने बात की थी पैन आधार लिंकिंग की। अगर हम पैन आधार लिंकिंग की बात करते हैं तो पैन आधार लिंक करने की जो डेट है वो भी 30 जून 2020 को एक्सपायर हो रही है। तो 30 जून 2020 तक आपको अपना पैन और आधार भी लिंक करना है। इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2021 की अगर हम बात करें, असेसमेंट ईयर 2021 जनरली नॉन ऑडिटेड एसएससीज के लिए जो डेट होती थी हमारी, हर वर्ष 31 जुलाई होती थी और ऑडिटेड केसेस के केस में 30 सितंबर होती थी। इस साल कोविड-19 के चलते सरकार ने इसे पहले ही एडवांस में बिना जनता की पुकार के, बिना किसी आवाज के 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। इस साल के रिटर्न भरने की डेट 30 नवंबर 2020 है और टैक्स ऑडिट कराने की डेट, जो आपको 44AB में टैक्स ऑडिट कराना होता था, उसकी डेट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम एक लेके आई थी गवर्नमेंट, जिसे पहले 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया था। अब बिना किसी लेट फीस और पेनल्टी के इसको एक बार फिर दोबारा बढ़ाते हुए सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। जो लोग अपने विवादों का निपटारा करना चाहते हैं उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि 31 दिसंबर 2020 तक का एनफ टाइम मिल गया है। पहले ये स्कीम 31 मार्च को खत्म हो रही थी, अब 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, 9 महीने बाद, और वो भी विदाउट किसी पैनल इंटरेस्ट के, विदाउट किसी एडिशनल अमाउंट के, विदाउट किसी एडिशनल कॉन्सिक्वेंसेस के। तो विवाद से विश्वास में जिन लोगों के डिस्प्यूट पेंडिंग है, जो केस अपीलेट लेवल पे पेंडिंग है, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। 30 जून से इसकी समय सीमा दोबारा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी आपको पता है 30 सितंबर तक हर वर्ष में केस फिक्स होते थे, तो स्क्रूटनी की समय सीमा को भी बढ़ाया गया है। सरकार ने स्क्रूटनी की समय सीमा को भी 30/9/20 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 में कर दिया गया है। और जहां 31 मार्च को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही थी, जहां 31 मार्च 21 को
डेडलाइन खत्म हो रही थी, वहां पर इसे 30/9/21 तक बढ़ा दिया गया। यानी 148 के केस फिक्स करने के लिए, रीअसेसमेंट रीओपन करने के लिए और रेगुलर स्क्रूटनी करने के लिए दोनों की समय सीमा बढ़ाया गया है। 30 सितंबर वाली को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है और 31 मार्च वाली को बढ़ाकर 30 सितंबर 21 कर दिया गया है। इसके साथ साथ अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग अपनी टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न नहीं भर पाए थे फर्स्ट क्वार्टर की, जो डेट 15 मई होती थी, उसकी डेट को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून 21 किया हुआ है। हमें 31 मई तक एसएफटी की रिटर्न भरनी थी। एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो लोग भी जो रिटर्न नहीं भर पाए हैं उनके लिए भी 30 जून 21 डेट है। इसी तरह आपने कोई एसएफटी की रिटर्न, कोई इक्विलाइजेशन निवे की रिटर्न, कोई एसटीटी की रिटर्न जो आपने मार्च 20 से लेके 29 जून 20 के बीच में ड्यू हो रही थी, उन हब की डेट 30 जून 2020 है। उस पे किसी प्रकार की कोई लेट पेनल्टी, फाइन वगैरह नहीं लग रहा है, तो समय रहते आप अपने सारे कंप्लायंस कर दीजिए। मैंने 5 मिनट इस पे लगाने इसलिए पसंद किए क्योंकि 30 जून 2021 को काफी सारी डेडलाइंस, काफी सारे कंप्लायंसेस का बर्डन हमारे पास आ रहा है। अगर आज की डेट में हम देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रोफेशनल को बहुत ज्यादा बिजी होना चाहिए था, क्योंकि इतनी सारी डेडलाइंस इकट्ठी आ गई हैं और जो लोग जीएसटी का काम करते हैं उनकी जीएसटी की डेट फरवरी, मार्च, अप्रैल की वो भी 30 जून है। तो 30 जून तक आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने हैं। इसके लिए आप घर बैठे तैयार रहिए, अपने क्लाइंट को गाइड कीजिए और 30 जून 21 वाली डेडलाइंस को मिस ना कीजिए, क्योंकि बाद में शायद हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को आप कभी अवेल ना कर पाए और आपको भारी नुकसान उठाना पड़े आर्थिक रूप से या किसी प्रकार की परेशानियों के रूप में। तो ये कुछ डेटे थी, लेकिन साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको 80C के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, 80D के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, या आपने कैपिटल गेन सेव करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रही थी, तो उस डेट को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। तो जो अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की कोई इन्वेस्टमेंट करने की समय सीमा पेंडिंग थी, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, तो ऐसे में आप अब भी आपके पास समय है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपने एलआईसी की किस्तें भरनी रह गई थी, पीपीएफ में इन्वेस्ट करना रह गया था, एनएससी ग्रीन रह गए थे, बैंक में एफडी भरनी रह गई थी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरना रह गया था, सभी की डेट 30 जून 2020 है। कैपिटल गेन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, सेक्शन 10AA के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, सबकी डेट 30 जून 2020 है। तो 30 जून 2020 तक हमारा शेड्यूल मोस्ट हेक्टिक रहना चाहिए। अगर हम अपने फाइलों को देखेंगे तो काफी कुछ अपने लिए निकाल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कौन सी डेट ऐसी थी जो 30 जून तक नहीं बढ़ी और हम सोच रहे हैं कि बढ़ जानी चाहिए थी। हमारी ये प्रजम्पशन है कि ये डेट भी 30 जून तक बढ़ गई थी, लेकिन बढ़ी नहीं है। सेक्शन 80H से लेके सेक्शन 80RRB तक आपने कोई बेनिफिट लेना था तो उसकी डेट एक्सटेंशन नहीं हुई है। सेक्शन 80H to 80RRB इसके लिए टाइम एक्सटेंशन नहीं हुई है, ये 31/3/2020 ही है। 80TTA और 80TTB, सेविंग बैंक इंटरेस्ट और 80TTB 40,000 रुपए की सिटीजन को मिलती है इंटरेस्ट की, उसके सेक्शन और डेट भी 31 मार्च की थी। और सेक्शन 18U जो करते हैं उन्हें 80U में छूट मिलती थी, उनके लिए भी समय सीमा 31 मार्च ही है। तो ये 3 स्टेप्स की बताए जो मैं निकाल पाया कि जहां तक 31 मार्च से आगे छूट नहीं मिलेगी, बाकी सभी जगह आप 30 जून तक छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा आगे चलते हुए पीएम केयर्स फंड। कोविड-19 के चलते हमारी सरकार ने एक फंड बनाया था पीएम केयर्स फंड के नाम से, और सरकार ने जनता से आह्वान भी किया था कि कोरोना की महामारी के समय में सभी कर्मचारी, सभी प्रोफेशनल्स और सभी व्यवसायी आगे आए और जिसके पास जितना बनता है इसके लिए योगदान करें। अब इस पे बताने वाली बात यह है कि पीएम केयर्स फंड
सेक्शन 80G के लिए एलिजिबल फंड हो गया है बैक डेट से। 30 जून 2020 तक इस फंड में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी छूट 19-20 में ही ले सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। आपने पीएम केयर्स फंड में दान किया 11,000 रुपए का, पीएम केयर्स फंड में दान किया 11,000 रुपए का, और ये दान किया 15 मई को। तो ये दान तो हुआ 15 मई 20 को, तो इसकी छूट हमें मिलनी चाहिए 20-21 में। लेकिन सरकार कह रही है अगर आपने 30 जून 2020 तक कोई दान कर दिया था इस फंड में भी, तो इसकी छूट भी आप पिछले साल में ही ले पाएंगे, यानी पिछले साल के टैक्स को भी बचा सकते हैं सरकार को दान देके, क्योंकि इस पे 100% एग्जम्पशन है। अगर सपोज करो आपके ऊपर 5,000 रुपए का टैक्स लगना था और आपने 15,000 रुपए पीएम केयर्स फंड्स में दान कर दिए, तो आपको 4500 रुपए की टैक्स छूट मिल जाएगी। जो 5,000 रुपए आपने टैक्स के रूप में देने थे वो 15,000 रुपए सरकार को देके आपने 4500 रुपए का टैक्स बचा लिया। तो पीएम केयर्स फंड्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देश हित में भी है। आप देश में जो लोग योगदान देना चाहते हैं वो लोग अपना योगदान भी दे सकते हैं और इस मुहिम को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में 30 जून 2020 तक जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी छूट आप वित्तीय वर्ष 19-20 असेसमेंट ईयर 20-21 में ही ले पाएंगे। असेसमेंट ईयर 21-22 तक इंतजार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी बड़ी बात, पीएम केयर्स फंड्स में जो डोनेशन होंगी वो 100% टैक्स से मुक्त होंगी, 100%। दूसरी बात, एटीजी में अगर आप कोई इन्वेस्ट करते थे तो वह 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम की सीलिंग थी। 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम से ज्यादा छूट नहीं ले सकते थे। सेक्शन 80G में पीएम केयर्स फंड्स में छूट लेने के लिए 10% वाली सीलिंग भी एप्लीकेबल नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को इस पे डाउट था, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूं, 10% की सीमा भी नहीं है इसमें, जितना चाहो दान दे सकते हो, सारा 100% आपको छूट मिलेगी। इसके बाद कंपनीज को, जो कंपनीज है जिन पे CSR लगती थी, ऐसी कंपनी अगर मान लो रिलायंस पीएम केयर्स फंड में कोई पैसा देना चाह रही है, या एयरटेल पीएम केयर्स फंड में कोई पैसा देना चाह रही है, या कोई और बड़ी कंपनी जिसपे CSR के प्रोविजन लगते हैं वो पीएम केयर्स फंड में कोई पैसा देना चाह रही है, तो क्या यह खर्चा CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा? तो सरकार ने इसे भी क्लैरिफाई करते हुए कह दिया है कि इफ एनी कंपनी गिव्स एनी कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर्स फंड इट वुड बी एलिजिबल फॉर CSR एक्सपेंडिचर एंड it will be treated as valid compliance for the CSR purposes. But if you are contributing something to state चीफ मिनिस्टर केयर फंड्स और स्टेट कोरोना फंड, तो ये एलिजिबल नहीं है। सिर्फ पीएम केयर्स फंड्स में ही जो पैसा आ रहा है उसकी CSR में छूट मिलेगी। अगर आपने चीफ मिनिस्टर फंड में कोई पैसे दिए हैं या स्टेट का कोई कोरोना फंड है उसमें पैसे दिए हैं तो उसकी छूट आपको नहीं मिलनी है एज ए CSR एक्सपेंडिचर। तो ये पीएम केयर फंड से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब इस बार क्या हुआ, सरकार के खिलाफ एक रिट पिटिशन फाइल हुई थी पंजाब से ही, विशाल गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विशाल गर्ग जी हमारे CA है, इन्होंने एक बार बहुत बड़ा जिम्मा उठाया था और एक रिट डाली थी हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा कोर्ट में, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस देते हुए ये कहा था कि हर साल फॉर्म 1 अप्रैल को अवेलेबल होने चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ था कि CBDT ने इस साल 3 जनवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन लाकर फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 4 नोटिफाई कर दिए थे। लेकिन 29 मई 2020 को एक दोबारा नोटिफिकेशन आया जिसमें ITR 1 से लेके ITR 7 नोटिफाई किए। सारी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो रही है कि 2 नोटिफिकेशन इस साल आगे, एक नोटिफिकेशन डेटेड 3 जनवरी और एक नोटिफिकेशन डेटेड 29 मई। दोनों नोटिफिकेशन की डेट नोट कर लीजिए, 3 जनवरी और 29 मई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो 3 जनवरी को फॉर्म नोटिफाई हुए थे ITR 1 और 4, जिसे हम सहज और सुगम कहते हैं, और जो ITR 4 फॉर्म 29 मई को नोटिफाई हुए, उन दोनों में ही चेंज कर दिया। पहले कुछ चीजें कंपलसरी थी, जो 3 जनवरी वाला नोटिफिकेशन आया था, अब उसमें है काफी सारी चीजें सरकार ने कोविड-19 के चलते रिलैक्स कर दी।
दो चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको कौन कौन सी रिलैक्स कर दी। पहली रिलैक्सेशन तो ये दे दी कि पहले अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट था तो पहले ITR 1 और ITR 4 फॉर्म में पासपोर्ट नंबर देना मैंडेटरी कर दिया था। अब वो नंबर मैंडेटरी नहीं रहा जो 29 मई वाले फॉर्म आए। शायद कोविड के चलते सरकार ने जनता को राहत दे दी 1 साल और। दूसरी चीज, पहले आ गया था कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर हैं तो आप ITR 1 या ITR 4 फॉर्म में अपनी रिटर्न नहीं भर पाएंगे। अब सरकार ने उसमें भी राहत देते हुए ये कहा है कि जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी ओनर हैं वो भी ITR 1 और 4 फॉर्म में अपनी रिटर्न भर पाएंगे। तीसरा बड़ा बदलाव जो दोनों फॉर्मों के बीच में है, जो 3 कंडीशन थी, 2 करोड़ फॉरेन ट्रेवल वाली, 1 लाख बिजली के बिल वाली और 1 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में डिपॉजिट वाली, वो स्कीम भी सरकार ने ITR 1 और ITR 4 फॉर्म के लिए एलिजिबल कर दी है। यानी जिन लोगों का इन 3 कंडीशन से किसी की एक कंडीशन में फॉल आउट पड़ता है वो लोग भी ITR 1 या ITR 4 फॉर्म भरकर अपनी रिटर्न भर पाएंगे। इसके बाद ITR 1 फॉर्म में ही एक चेंज और हुआ, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, वैसे तो सभी फॉर्मों में चेंज हुआ है। पहले वहां पे पूछा जाता था कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटर्न भरते हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। अब उन्होंने गवर्नमेंट को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आपको अलग से बताना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और ITR 1 वो लोग भी भर सकते थे जिनकी सैलरी से इनकम नहीं है, सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ब्याज से इनकम है या एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। उन लोगों के लिए सरकार ने यहाँ पर नोट एप्लीकेबल का कॉलम भी जोड़ दिया। यानी 3 नए कॉलम ऐड हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नोट एप्लीकेबल। जो गवर्नमेंट का कॉलम था वो डिलीट हो गया। इसके बाद 2 बड़े सेक्शन जिसके बारे में थोड़ी डिटेल में आज मैं बात करना चाहता हूं, जो इस साल से आए। जब 2019 का बजट आया था जुलाई 2019 पे, जो मोदी पार्ट 2 का पहला बजट था, उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस किए थे। पहला सेक्शन 80EE और दूसरा सेक्शन 80EEB। 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे, 80EE और 80EEB। इस साल के रिटर्न फॉर्म में इसकी डिडक्शन लेने के लिए कॉलम ऐड कर दिए गए हैं। थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए ये भी बता देता हूं 80EE क्या था और 80EEB क्या था। 80EE की पहले बात करते हैं। यह सेक्शन आया था सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। यानी 80EE का बेनिफिट ले सकते हैं, ले सकते हैं। और उन लोगों के लिए था जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है और वो जो होम बाय कर रहे हैं वो लोन लेके बाय कर रहे हैं और हाउस की कीमत 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। जो घर की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है वो 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। यानी अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम को प्रमोट करने के लिए सरकार ये स्कीम लेके आई थी, जिसके लिए फर्स्ट टाइम होम बायर्स को इसका फायदा देने के लिए सरकार ने सेक्शन 80EE जोड़ा था, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है। यानी 2 लाख रुपए की छूट तो सेक्शन 24B में ले सकते हैं, 1.5 लाख रुपए की छूट अगर फर्स्ट टाइम होम बायर्स है और आपका ब्याज की छूट है 1.5 लाख रुपए यहाँ। यानी होम लोन के ऊपर टोटल 3.5 लाख रुपए की आपको छूट मिल सकती थी सेक्शन 80EE में। तो इस छूट को लेने का कॉलम, पहले पिछले साल तक तो ये छूट थी ही नहीं, तो ये कॉलम नहीं था। इस साल ये रिटर्न्स में कॉलम आ गया है कि 80EE की डिस्क्लोजर एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी। इसके लिए अलग से फॉर्म 80EE एग्जेम्पशन लेने के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 80EB सेक्शन आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 80EB किसके लिए आया था? परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेके 80EB इंट्रोड्यूस किया गया था। 80EB को भी थोड़ा बताता हूँ। ये सेक्शन भी केवल इंडिविजुअल को एक्स्ट्रा छूट देता था। 80EB
इसमें अगर आपने साल के दौरान 19-20 के दौरान कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदा है तो आप छूट ले सकते हैं, और ये छूट 1.5 लाख रुपए सालाना तक। अब एक चीज बताता हूँ आपको, कहना चाह रहे हैं जी? आवाज में दिक्कत है सर। आवाज क्लियर नहीं आ हेलो रही? सर, बीच में जैसे हवा आ रही अब है। ठीक है ना? ये आपकी आएगी। अब ठीक है सर? ठीक हो गई है सर? ओके ओके। अब 80EB की हम बात कर रहे थे। 80AB सेक्शन उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदा है तो आप उसकी 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। इसके लिए भी नया कॉलम इंसर्ट कर दिया गया है। 80AB में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 1.5 लाख रुपए की छूट सैलरीड एम्प्लॉय भी ले पाएगा। अगर सैलरीड एम्प्लॉय ने भी कोई सेक्शन नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, पहले बिजनेस एक्सपेंडिचर की छूट केवल बिजनेसमैन को मिलती थी, यहाँ पर कोई व्हीकल खरीद रहे हो तो उसकी छूट आप एक सैलरीड एम्प्लॉय को भी दे सकते हो। तो 80EA में 1.5 लाख, 80EB में 1.5 लाख, टोटल हो गए 3 लाख, 80D में 50,000 और 80C में 1.5 लाख, और पेंशन में जाते हो तो 50,000 और एक्स्ट्रा, यानी 2.5 लाख ऊपर 1.5 5.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन तो हर एक आदमी ले सकता है अगर उसने अपनी इनकम प्रॉपरली ढंग से प्लान की है, और 5 लाख तक वैसे टैक्स नहीं है। तो 10.5 लाख रुपए की इनकम तक आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं रही। 5.5 लाख रुपए तो मैंने 1 मिनट में करा दिया है। अभी आपकी सारी डिडक्शंस मैंने छोड़ दी जो आपको और मिलती हैं। दोबारा बता देता हूं, 80cc D2 में 50,000 एनपीएस के लिए, 80C में 1.5 लाख रुपए, 80D में 50,000 रुपए, 80EA में 1.5 लाख रुपए और 80EB में 1.5 लाख रुपए। और खुदा ना खास्ता आपका सेक्शन 24B का इंटरेस्ट भी है 2 लाख रुपए तक का, तो और बढ़ गए 5.5 लाख से 7.5 लाख रुपए हो गए। तो 12.5 लाख रुपए तक की इनकम वाले को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है अब, अगर वो अपनी इनकम को प्रॉपरली प्लान करता है। उसके बाद 80EA के बाद और 80EB के बाद एक और सेक्शन है 80PA। 80P के बाद एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 80PA। ये था प्रोड्यूसर्स कंपनी के लिए। ये भी पीछे चेंज आया था कि प्रोड्यूसर कंपनीज के प्रॉफिट अगले 5 साल तक पूर्णतः कर से मुक्त होंगे अगर उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो ये असेसमेंट 19-20 से लेके 24 तक मिलना था आपको। इसमें भी सरकार ने चेंज लाते हुए ये कहा है कि 80PA के लिए कॉलम नहीं था, अब 80PA की छूट लेने के लिए भी सरकार ने रिटर्न में नया कॉलम इंसर्ट कर दिया है। तो 4 नए कॉलम इंसर्ट हुए। पहले मैंने बात की आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग दिखाने के लिए, फिर मैंने बात की मेन कॉलम 80EE का कॉलम इंसर्ट हुआ, फिर मैंने बात की 80EB का कॉलम इंसर्ट हुआ, फिर थर्ड मैंने बात की 80PA का कॉलम इंसर्ट हुआ। अब बात करते हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 तक। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया था, और काफी लोग आज तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी 10 दिन और हैं। अगर पिछला साल की कोई 80C की छूट लेनी रह गई है और टैक्स बनता है और आपका एसएससी कह रहा है मैंने टैक्स नहीं देना, पैसा इन्वेस्ट करना है, तो स्टिल ही कैन इन्वेस्ट। तो हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आए। लेकिन सरकार ने 20-21 के फार्मों में इसकी थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया है। अरेंजमेंट क्या किया है, आपको अगर 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में इन्वेस्टमेंट की है तो उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेने के लिए एक अलग से कॉलम इंसर्ट किया गया है, एक अलग से शेड्यूल इंसर्ट किया गया है। हाँ जी सर, अलग से शेड्यूल इंसर्ट किया गया है, शेड्यूल D1। शेड्यूल D1 में आपको बताना होगा कि जो 1.5 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की, या कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्टमेंट की, या सेक्शन 10AA के लिए इन्वेस्टमेंट की, उनमें से कितने पैसे ऐसे हैं जो आपने 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में इन्वेस्ट किए हैं। सरकार के 2 पर्पस हैं इसके। एक तो ये पता चल जाए
कि किस पैसे की छूट की डिडक्शन आपको पिछले साल के संदर्भ में देनी है, और दूसरा जो लोग डबल लेने के लिए सोच रहे थे कि इस साल भी ले लेंगे अगला साल भी ले लेंगे, उन पे एक चेक लगाया जा सके, उनकी इंफॉर्मेशन सरकार के ट्रैकिंग में पहले से ही आ जाए। तो सरकार ने रिटर्न फॉर्म्स के अंदर एक नया शेड्यूल ऐड किया, दैट इज शेड्यूल D1, और उस शेड्यूल D1 के अंदर आपको यह बताना होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट की ऐसी अमाउंट थी जो आपने 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में की है। उसके बाद एक अगली बात, रिफंड से लेके आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में आपको आपके सभी बैंक अकाउंट देने मैंडेटरी हो गए थे। अब अगर आपके 4 बैंक अकाउंट हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, तो आपको उसकी डिटेल वहां पे देनी है, लेकिन पहले आपको रिफंड के लिए केवल एक अकाउंट टिक करना होता था जिसमें आप रिफंड चाहते थे। अब सरकार कह रही है कि आप चाहते हो तो चारों पे टिक लगा लो, हमारी जहां इच्छा होगी वहां दे देंगे, जो अकाउंट प्री वैलिडेट हो जाएगा वहां पे दे देंगे। तो चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं और दोनों में से जिसमें है मर्जी रिफंड आ जाए, तो आप दोनों अकाउंट टिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में रिफंड आए, तो आपको वो पर्टिकुलर अकाउंट ही टिक करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरे 5 अकाउंट है, 5 में है किसी में भी रिफंड आ जाए मगर, तो वो आप किसी एक को आल को भी टिक कर सकते हो। मतलब टिकिंग करने की ऑप्शन आपको सारे अकाउंटों के लिए अलाउ कर दी गई। रिफंड अकाउंट के लिए आप अब मल्टीपल टिकिंग कर सकते हैं। एक चेंज और आया, अगर कोई व्यक्ति NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इफ समवन इज NRI और उसका कोई इनकम टैक्स रिफंड बनता है, और रिफंड बनता है लेकिन उसका भारत में कोई अकाउंट नहीं है, पहले किसी विदेशी अकाउंट में रिफंड लेने की सुविधा नहीं थी। अब सरकार ने इसमें एक चेंज किया कि अगर आप NRI हैं और आपका इंडिया में कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो ऐसी दशा में आप अपना कोई फॉरेन बैंक अकाउंट दे सकते हैं, तो आपका रिफंड फॉरेन बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। ये भी भारत सरकार द्वारा लिया गया एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि काफी सारे NRI ऐसे थे जिनका हिंदुस्तान में अकाउंट तो था नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में उनका TDS कट जाता था जो उन्होंने रिफंड लेना होता था, और इंडिया में रिफंड अकाउंट ना होने की वजह से वो रिफंड उन्हें कभी मिलता ही नहीं था। If NRIs are filing return for claiming the refund, they can claim their refund, they can credit their refund in their foreign bank account. तो अगर आप अपना फॉरेन बैंक अकाउंट भी देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ऐसे में आपको IFSC कोड की जगह स्विफ्ट कोड बताना होगा। स्विफ्ट कोड फॉरेन बैंक के केस में लगता है इंटरनेशनल कोड होता है। स्विफ्ट कोड बताकर और आप कंट्री की लोकेशन बताकर अपना रिफंड अपने फॉरेन बैंक अकाउंट में भी पा सकते हैं। इसके बाद एक चेंज और किया गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में पहले क्या होता था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और फिर नीचे क्या आता था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। आगे अलग अलग बाइफिकेशन क्या किस हेड से थी, किस खर्चे पे थी, किस इनकम पे थी, ये नहीं था। अब उन्होंने चेंज क्या किया, यहाँ पे एक तो कर दिया कि डिडक्शन जब आप 57 में ले रहे हैं तो उसके 2 पार्ट कीजिए। फैमिली पेंशन पे जो 1/3 और 15,000 वाली डिडक्शन मिलती है वो अलग से बताइए, और अदर डिडक्शंस अलग से बताइए, और अदर सोर्सेज के हेड में आपका कोई डेप्रिसिएशन है तो वो अलग से बताइए। यानी पहले जो टोटल डिडक्शन का अमाउंट लिखना होता था वहां पे 3 सेपरेट कॉलम कर दिए गए। फैमिली पेंशन की डिडक्शन अलग बतानी है, अदर डिडक्शंस अलग बतानी है, और आपको डेप्रिसिएशन अगर अदर सोर्सेज के हेड में किसी पर्टिकुलर एसेट पे है तो वो अलग से बताना है। इसी तरह आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी उन्होंने ड्रॉप डाउन बॉक्स दे दिया, तो वहां पे आपने अलग बाइफिकेशन करनी है। बाइफिकेशन कैसे, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मशीनरी रेंटल कितना है, डिविडेंड इनकम कितनी है, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना है, इनकम फ्रॉम FDR कितनी है, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड कितनी है। यहाँ पर अदर सोर्सेज पे भी आपको बाइफिकेशन देनी अनिवार्य होगी, क्योंकि वहां पर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया। खर्चों की डिडक्शन भी अलग देनी है, और अदर सोर्सेज पे आपको इनकम की बाइफिकेशन भी अलग से देनी है। तो ये अदर सोर्सेज से लेके एक चेंज था। अब लास्ट ईयर जब 2019 का बजट आया था तो एक और बदलाव आया था, जिसमें सुपर रिच का एक कंसेप्ट ला दिया गया था।
आपको याद होगा मीडिया में काफी टाइम तक शोर रहा था कि अमीर आदमियों से ज्यादा टैक्स क्यों, अंबानी अडानी से ज्यादा टैक्स क्यों। अब वो प्रोविजन आ गया था और इंप्लीमेंट भी हो गया है, जिसमें अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा थी तो आप पे जो सरचार्ज लगना था वो 25% लगना था, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा थी तो आप पर सरचार्ज जो लगना था 37% लगना था। कुछ याद आ रहा होगा आपको, 2 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा वाली रिटर्नों में 25% सरचार्ज था और 37% सरचार्ज था, लेकिन रिटर्न में ये सरचार्ज अलग से दिखाने का कोई कॉलम नहीं था। तो इस साल के जो इनकम टैक्स फॉर्म अमेंड किए गए हैं उसमें ये भी बदलाव कर दिया गया है। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है या आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज 25% या 37% एज द केस में भी लगना है। तो उन सरचार्ज को दिखाने के लिए, उस सरचार्ज की रिपोर्टिंग करने के लिए रिटर्न फॉर्म्स के अंदर अलग से कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो सबको इंपैक्ट करता था वो है रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) में क्या होता था, जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है या रिटायर होने के बाद उसे कुछ पास्ट ईयर्स की सैलरी मिल गई, एरियर या एडवांस सैलरी बेसिकली आप कह लीजिए, एरियर और एडवांस सैलरी के ऊपर हमें 89(1) की रिलीफ मिलती थी। कॉलम तो पहले भी था, लेकिन लोगों को ये डाउट था कि 89(1) का रिलीफ भरने के लिए 10E फॉर्म ऑनलाइन भरना मैंडेटरी है कि नहीं है। लास्ट ईयर जो रिटर्न की प्रोसेसिंग हुई थी तो काफी सारे नोटिस में डिमांड निकाल दी थी उन्होंने 89(1) का रिलीफ देने की बजाय कि भाई आपका 10E फॉर्म फाइल नहीं है। तो एसएससी ये जवाब कह देता था उसका भी बताओ हमें 10E फॉर्म भरने की कहाँ कंपल्सन है, कहाँ लिखा कि 10E फॉर्म ऑनलाइन भरना है और उसकी रिटर्न लेनी है, उसके लिए कोई चेंज नहीं था। तो इस साल की रिटर्न फॉर्म में इसके लिए चेंज किया गया है। और चेंज क्या किया गया है, जहां पे रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) आता है वहां पर एक कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसमें लिखा गया है प्लीज फाइल फॉर्म 10E बिफोर क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). तो यानी एक तरफ से सरकार ने मैंडेट दे दिया है कि इफ यू वांट टू क्लेम द रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1 यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर 10E इलेक्ट्रॉनिकली एंड only then you can claim the amount in your return of income. Without that you cannot claim now 89(1). यानी अब जो पहले एक डाउट था, एक मिथ था कि 10E भरना ऑनलाइन कंपलसरी है कि नहीं है, सरकार ने उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करते हुए अब रिटर्न फॉर्म ही अमेंड कर दिए हैं जिसमें नीचे लिख दिया है कि उन्होंने ऐसे लोगों के लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अब कुछ बातें और करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस से। रेजिडेंशियल स्टेटस इस साल का जब बजट आया फरवरी में तो काफी देर मीडिया में पूरे देश में शोर रहा कि रेजिडेंट स्टेटस करके अब एनआरआई पे भी टैक्स लगा दिया है या कुछ कर दिया है। खैर बहरहाल वो तो अभी अगले साल से एप्लीकेबल होगा, लेकिन सरकार ने रेजिडेंशियल स्टेटस में पहले हमारे से पूछा जाता था कि आप रिटर्न भरते हमें रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, उसके बाद काम खत्म हो जाता था। अब सरकार ने वहां पर क्लॉसेस ऐड की कि आप रेजिडेंट हैं, आप नॉट ओनली रेजिडेंट हैं, आप नॉन रेजिडेंट हैं। पहले तो हम तुक्का मारते थे, रेजिडेंट पे टिक किया, सबकी रिटर्न भर दी, भी रेजिडेंट वाले ही प्रोविजन लगेंगे। अब सरकार ने इसकी कंडीशंस नीचे दे दिए। रेजिडेंट हैं तो आगे पूछता क्या भारत में 182 दिन थे ताकि लोग जागरूक हों? क्या आप पिछले 10 सालों में से 9 साल इंडिया में रेजिडेंट रहे हैं? क्या पिछले 7 सालों में आपका हिंदुस्तान में स्टे 360 दिन से ज्यादा है? So further conditions are added there in return form itself. If you are declaring that you are resident, so you have to tick the condition due to which condition you are becoming the resident. If you are saying you are non-resident, you have to tell due to this condition I am becoming the non-resident. If you are taking not only resident, you have to tell due to these conditions I am becoming the not only resident. तो यहाँ पर फिर प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत होने वाली है कि एक आम आदमी जो अपने आप रिटर्न भरता था वो ये नहीं समझ सकता कि मेरा स्टेटस नॉट ओनली रेजिडेंट का है या रेजिडेंट का है या नॉन रेजिडेंट का है। अब आपको वहां पर उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये ITR 3 फॉर्म में हुआ एक बड़ा बदलाव है। उसके बाद ऑडिट डिस्क्लोजर्स को लेके भी कुछ चेंज किए गए। आपको पता है पिछले साल तक क्या था, अगर किसी भी एसएससी की सेल
1 करोड़ रुपए सेल या ग्रोस रिसीट 1 करोड़ से एक्सीड करती थी तो उसे सेक्शन 44AB में आपने अकाउंट मैंडेटरी रूप से ऑडिट कराने होते थे। इस साल एक बजट में चेंज आया जिसमें सरकार ने ऑडिट प्रोविजंस में कुछ राहत दी गई, लेकिन राहत दे दी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। सरकार ने कहा कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है और सारी की सारी रिसीट्स और पेमेंट्स आपकी थ्रू बैंकिंग चैनल्स हैं तो आपको ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ रिलैक्सेशन है तो 5% की। 5% से ज्यादा खर्चा कैश में ना करो, 5% से ज्यादा रिसीट आप कैश में ना लो, तो आपकी टर्नओवर अगर 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में भी है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत थी, हमारे ऊपर तो धक्का था क्योंकि हमारा तो प्रोफेशन में नुकसान हुआ इससे। पहले 1 करोड़ से ऊपर वाले हारे का ऑडिट होता था, अब 1 करोड़ से 5 करोड़ तक जो छोटे व्यापारी जिन्हें हम कह रहे हैं उनको फायदा हो गया। अगर वो बैंकिंग मोड को प्रमोट करते हैं, अगर वो कैश में खर्चे नहीं डालते, कैश में सेल नहीं करते, कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते, मतलब बैंकिंग मोड को या जैसे डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी कह रहे हैं उसको बढ़ावा देते हैं, तो उन्हें 5 करोड़ रुपए तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हम 1 करोड़ और 5 करोड़ की डिस्कशन नहीं करते, फिर लंबी बहस छिड़ जाएगी। आज मैं आपको बताता हूं सिर्फ जिसके लिए ऑडिट रिटर्न फॉर्म में क्या चेंज हुआ है। पहले जब ऑडिट की डिटेल देनी होती थी तो आपसे सीए का नाम पूछता था, मेंबरशिप नंबर पूछता था, पैन नंबर पूछता था, उसका यूडीआई पूछता था, बाकी चीजें ओके हो जाती थी। अब वो सबसे पहले पूछ रहा है आपसे, क्या आप 44AB के लिए लाइबल हैं? 44AB के लिए लाइबल है तो आपसे पूछता है कि आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए तक है, या 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक है। 1 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो क्या आपका जो रिसीट है सारी बैंकिंग चैनल से है? अगर आपकी 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए है तो सारे खर्चे क्या बैंकिंग मोड से हैं? आपको तीनों चारों फॉलो का जवाब देने के बाद ही 44AB को वो अनेबल करता है। यानी अगर आप कहते हैं कि मेरी सारी सेल बैंकिंग मोड से है, मेरी सारी रिसीट बैंकिंग मोड से है, मेरी सारी पेमेंट बैंकिंग मोड से, मैं कैश में कुछ करते ही नहीं, 1 रुपए की एंट्री भी कैश में नहीं है, तो दोनों को ऊपर टिक करो। 5 करोड़ रुपए तक ऑडिट इंफॉर्मेशन भरने को ही नहीं गए, रिटर्न में ही इसका इंतजाम करती है। तो आपको अब ऑडिट की भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ITR 3, ITR 5 और ITR 6 फॉर्म में देनी है। अब उसके बाद एक और बात करते हैं। लास्ट ईयर आपको बताना था अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उस कंपनी के डायरेक्टर कंपनी वाली कंपनियों की डिटेल देनी थी। अगर आपके पास किसी लिस्टेड कंपनी में या अनलिस्टेड कंपनी में शेयर है तो उन कंपनियों की डिटेल आपको देनी थी। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, अनलिस्टेड कंपनी के अगर आपके पास शेयर हैं, अनलिस्टेड कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, टाइप ऑफ कंपनी का एक कॉलम और ऐड किया। टाइप ऑफ कंपनी में आपको बताना है कि जिस कंपनी में आपके पास शेयर है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है या ओपीसी है या सेक्शन 8 कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब यू हैव टू मेंशन टाइप ऑफ कंपनी व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इफ यू आर होल्डिंग shares of a unlisted company. This is also a new amendment. लास्ट ईयर एक और चेंज आया था जिसमें सेक्शन 43B में कुछ डिसअलाउंसेस होते हैं अगर कुछ खर्चों का भुगतान आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले नहीं किया, जैसे पीएफ का भुगतान नहीं किया, ईएसआई का भुगतान नहीं किया, कोई और स्टैट्यूटरी ड्यूज है उसका भुगतान नहीं किया, जीएसटी का भुगतान नहीं किया, तो ऐसे सब सेक्शन क्लॉसेस पे सेक्शन 43B इंसर्ट होता था। सेक्शन 43B में लास्ट ईयर एक और नई क्लोज ऐड की गई थी जो ये कहती थी इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकिंग फ्रॉम एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंक वाला तो पहले ही था, लेकिन अगर आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कोई लोन ले रखा है तो उसका भी डिसअलाउंस अब होना था। सपोज करते हैं आपने टाटा होम से कोई लोन ले रखा है, टाटा कैपिटल से कोई लोन ले रखा है, इंडिया इन्फोलाइन से कोई लोन ले रखा है, बजाज कैपिटल से कोई लोन ले रखा है, बजाज फाइनेंस से कोई लोन ले रखा है, इंडिया बुल्स से कोई लोन ले रखा है, फर्स्ट कैपिटल से कोई लोन ले रखा है, तो ये सारे क्या है, एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और से आपने जो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई, उस बैलेंस शीट में फरवरी और मार्च का ब्याज अभी पे नहीं हुआ था, फरवरी और मार्च की किस्त ही क्लाइंट ने अभी दी थी, तो ऐसे में वो ब्याज क्या हो गया, पेबल हो गया। और पेबल हो गया तो 31 मार्च तक अगर पेबल नहीं हुआ था कोई बात नहीं,
लेकिन अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो आपकी 30 सितंबर या 30 नवंबर इस बार, उस डेट तक भी आपने वो किस्त पे नहीं की, तो ऐसे में उसका 43B में डिसअलाउंस हो जाएगा। 43B में उस ब्याज का भी डिसअलाउंस हो जाएगा, और उस डिसअलाउंस को करने के लिए रिटर्न में एक सेपरेट कॉलम इंसर्ट कर दिया गया है, इंटरेस्ट पेबल टू लोन टेकन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये एक और बड़ा चीज है। लास्ट ईयर भी स्टिमुलस पैकेज आया था एक इंडस्ट्री को लेके, लास्ट अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में जब एक पैकेज आया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप, मैं डेट बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, 23 अगस्त 2019 से लेके 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, जी हाँ, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक कोई व्हीकल खरीदते हैं, तो इस व्हीकल के ऊपर मोटर व्हीकल कंपनीज की सेल को बढ़ाने के लिए उन्हें एडिशनल डेप्रिसिएशन देने की बात की गई थी, जिसमें 15% वाला डेप्रिसिएशन आपको 30% मिलना था कार में। मतलब 23 अगस्त 2019 से आपने 31 मार्च 2020 के बीच में कोई कार खरीदी है, तो उस पर आप 30% डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए इंटाइटल्ड हैं, अगर ये आपने 1 अप्रैल से पहले पुट टू यूज कर दी थी। तो अब 15% तो नॉर्मल, 23 अगस्त से पहले खरीदी है कार तो कितना डेप्रिसिएशन मिलना था? 15%। और 23 अगस्त से 31 मार्च के बीच में खरीदी है तो कितना मिलना था? 30%। तो 2 कॉलम चाहिए थे, तो रिटर्न फॉर्म इन्होंने अमेंड कर दिया, कार के लिए 15% डेप्रिसिएशन लेने के लिए अलग कॉलम बना दिया, 30% का कॉलम अलग बना दिया। तो आपके लिए नॉलेज के लिए, अपडेट के लिए, दोबारा रिमाइंड कराने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर कोई व्हीकल 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के खरीदा गया था पिछले साल के दौरान, तो इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना था। तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन की क्लोज के लिए भी आईटीआर फॉर्म्स हमारे अमेंड कर दिए गए हैं। उसके बाद एक और चेंज इसमें किया गया था, कमर्शियल व्हीकल थे तो आपकी जो डेप्रिसिएशन की रेट थी वो 40 से 45% थी सर। 40 से 45, माने आपने कोई बस खरीदी, ट्रक खरीदी, पहले नॉर्मली हमें 40 मिलता था, अगर इस पीरियड के दौरान खरीदा है तो वो 45 मिलना था, लेकिन 45 वाली रेट क्लेम करने के लिए रिटर्न के अंदर कोई कॉलम ही नहीं था, तो 2 नए रिटर्न में कॉलम ऐड किए गए, जहां पर आप 30% व्हीकल पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं या 45% क्लेम कर सकते हैं। एक बात दोबारा क्लियर कर रहा हूं, 30% और 45% का डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए ITR 3, ITR 5, ITR 6 फॉर्म में चेंजेस की गई, जिसमें 30 और 45% का डेप्रिसिएशन लेने के लिए नए कॉलम ऐड करेंगे। उसके बाद जब ये स्टिमुलस पैकेज आया था तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 घोषणाएं और की थी। उसमें उन्होंने क्या किया था, कंपनीज का रेट घटा दिया था, अगर आप मैट क्रेडिट नहीं लेते हैं, मिनिमम अल्टरनेट का क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं और स्टेट फॉरवर्ड आप टैक्स देना चाहते हैं, तो आपकी टैक्स की रेट 25% से घटाकर 22% कर दी गई थी। आपको याद होगा अक्टूबर में ये चेंज आई थी और उसको लेने के लिए 31 मार्च तक की ऑप्शन दी गई थी। कंपनियों पे टैक्स रेट 25% से घटा के 22% कर दी गई थी और उनके सरचार्ज के अमाउंट भी चेंज कर दिए गए थे। और कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में लगनी थी, उसके लिए उन्होंने टैक्स रेट न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कंपनी के केस में 15% कर दिया था। लेकिन जो लोग इस स्कीम को ऑप्ट करना चाह रहे थे या इस नई टैक्सेशन कंसेशन रेजिम में जाना जा रहे थे, उनके लिए कोई कॉलम नहीं था रिटर्न में। तो जो 22% की स्कीम में या 15% की स्कीम में कंपनियां जाना चाह रही हैं, उनके लिए सेपरेट शेड्यूल ऐड कर दिए गए हैं। ये 2 सेक्शन थे, प्लीज नोट डाउन, 115BAA 115BAA और 115BAB 115BAB, जिसपे पहले वाले में 22% की बात की गई थी, दूसरे वाले में नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15% की बात की गई थी। दोनों सेक्शन सरकार ने अमेंडमेंट करते हुए रिटर्न फॉर्म भी अमेंड कर दिए हैं। अगर आप नई स्कीम में जाना चाहते हैं और इसके लिए डिक्लेरेशन आपने फाइल कर दिए हैं, तो दोनों शेड्यूल का प्रयोग करके इसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देके आप कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर पाएंगे। ऐसी रिटर्न फॉर्म में व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद एक चेंज और आया लास्ट ईयर बजट में, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई कंपनी की रिटर्न है,
अगर कोई कंपनी की रिटर्न है या कोई ट्रस्ट की रिटर्न है या कोई पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न है जिसमें जो अथोराइज पर्सन है, पर्सन साइनिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 140 इज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है या इनकेपेबल ऑफ साइनिंग है, हाथ ही नहीं है, अनपढ़ है, तो उस केस पे उन्होंने अथोराइज सिग्नेटरी की डेफिनेशन को बदला रिटर्न साइन करने के लिए, सेक्शन 148 चेंज किया गया। तो अब उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ रिटर्न फॉर्म भी चेंज कर दिया। मान लो कि विक्रांत जी ने रिटर्न भरनी थी और विक्रांत जी की रिटर्न मैं साइन कर रहा हूं, विक्रांत जी ने मेरे को ऑथोराइज कर दिया कि मैं तो आउट ऑफ इंडिया हूं, आप मेरी रिटर्न साइन करके भेज दीजिएगा। तो पहले तो मेरी डिटेल नहीं जानी होती थी रिटर्न में। इफ एनी पर्सन इज साइनिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अदर, जैसा कि इसके वाले केस में क्या हो रहा है, मनोज लांबा इज साइनिंग ऑन द बिहाफ ऑफ विक्रांत गुप्ता, तो जो अथोराइज सिग्नेटरी है उसकी डिटेल भी रिटर्न फॉर्म में देनी होगी। मनोज लांबा को क्या बताना होगा कि विक्रांत गुप्ता की रिटर्न मैं साइन कर रहा हूं, तो मेरी क्या डिटेल है, मेरा नाम क्या है, मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मेरा पैन नंबर क्या है, मेरा आधार नंबर क्या है, और कंपनी है और मैं कोई दिन होल्ड करता हूं तो मेरा दिन नंबर क्या है। अगर कोई दूसरा पर्सन साइन कर रहा है तो अथोराइज सिग्नेटरी में ये सारी डिटेल देनी भी कंपलसरी हो गई है ITR 3, 5 एंड 6 फॉर्म में है। अब उसके बाद एक और चेंज आया ITR 6 फॉर्म में जो कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, और ये चेंज क्या था, एक कंपनी इज नाउ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट शेयर इन लैंड और बिल्डिंग इन केस ऑफ ओनरशिप, को ओनरशिप। इसमें उन्होंने क्या किया, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं या किसी लैंड एंड बिल्डिंग में इंटरेस्ट होल्ड करते हैं जो ज्वाइंट होल्डिंग है, से मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, कंपनी के एग्जांपल लेते हैं, एक एक्स लिमिटेड ने एक प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ रुपए में, जिसमें मेरा आधा हिस्सा था, 50% का शेयर था। मैंने तो अपनी इनकम डिस्क्लोज की और उसके ऊपर कैपिटल गेन भर दिया। जो बी मेरे साथ पार्टनर था उसने अपनी रिटर्न नहीं भेजी किसी कारण से, या टैक्स पे नहीं किया, या कैपिटल गेन अवॉइड कर लिया, तो उसकी इंफॉर्मेशन सरकार को पहले नहीं मिलती थी। अब सरकार ने क्या इंतजाम किया कि अगर आप किसी पॉइंट में ज्वाइंट ओनर हो तो दूसरे ज्वाइंट ओनर के नाम भी बता दो, ताकि हम ये चेक कर पाए कि बाकी लोग भी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं, 4 भाई हैं, एक मकान था, बाप की डेथ होगी, भाइयों को मकान आ गया, चारों ने मिल के मकान बेच दिया, एक ने तो अपने हिस्से पे कैपिटल गेन दे दिया, बाकी 3 गोल करके। पहले इसकी कोई इंफॉर्मेशन सरकार के पास नहीं होती थी, तो आपने अब बताना है कि मेरा तो इस प्रॉपर्टी में 1/4 शेयर था, बाकी 3 को होल्डर ये थे, उनके पैन नंबर ये है, एड्रेस ये है, आधार क्या है। आपकी ड्यूटी लगा दी कि आपके हाथ जो हिस्सेदार थे भैया उनके नाम भी बता दो। जैसे ही आप नाम बताओगे, जो लोग गोल कर रहे थे खारे दायरे में आ गए। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मैंने आपको बता दी है, जो ITR फॉर्म को जब मैंने मिन्यूटली स्टडी किया तो पाया कि बंद दरवाजे से ये कितने चेंज कर गए, जो लोगों को पता भी नहीं है, जो टीवी में आते ही नहीं है, मीडिया में आते ही नहीं है, बजट में आते ही नहीं है, लेकिन बैकडोर से सरकार फॉर्म्स में इतने ज्यादा चेंजेस कर देती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उनमें लिया गया एक भयानक स्टेप है ये हद, जो मैं बताने जा रहा हूं, और इसका आने वाले टाइम पर हमारी स्क्रूटनी में, हमारी लिटिगेशंस में और हमारी बाकी चीजों में, हमारी प्रैक्टिस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि एक बंदा तो अगर दिखाएगा ही दिखाएगा। और ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी है जिनमें एक छोड़ो 7-7, 8-8 ज्वाइंट ओनर है, और ऐसे में अगर ये दिखाना कंपलसरी सरकार ने कर दिया है तो उसका जो इंपैक्ट आएगा वो आप समझ सकते हो। तो ये एक और चेंज था जो ITR 6 फॉर्म में आया, जो मैंने आपसे शेयर किया। इसके बाद लास्ट ईयर जब ITR 6 फॉर्म आया था, उसमें एक नया शेड्यूल इंसर्ट किया गया था। उस शेड्यूल का नाम था SH1, जिसमें आपने कंपनी को अपनी दूसरी कंपनियों में जो शेयर होल्डिंग है या अपने शेयर होल्डर की डिटेल बतानी होती थी। भी आपके कंपनी के शेयर होल्डर क्या हैं, उन्होंने शेयर किस रेट पे एक्वायर किए थे, कितने प्रीमियम पे एक्वायर किए थे, उनका पैन नंबर क्या था, किस डेट को एक्वायर किए थे, कब बेच दिए, वो सारी डिटेल देनी थी आपको शेड्यूल SH1 में। और अगर आप स्टार्टअप है तो ये डिटेल देनी होती थी शेड्यूल SH2 में। अब शेड्यूल SH1 और SH2 से रिलेटेड भी एक चेंज किया गया। वो चेंज क्या किया गया, उन्होंने 2 तरह की कंपनियों को इस डिटेल देने से एग्जम्प्ट कर दिया। SH1 शेड्यूल भरना 2 तरह की कंपनियों के लिए मैंडेटरी नहीं रहा, प्लीज नोट डाउन। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब NGO है,
या आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए शेड्यूल SH1 भरना अब मैंडेटरी नहीं रहा। SH1 भरना मैंडेटरी नहीं रहा। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। जनरली कंपनी दो तरह है लिमिटेड होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो भी SH1 भरना जरूरी नहीं है। तो दो लोगों को SH1 से छूट दे दी गई, सेक्शन 8 कंपनी को और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को। दूसरी बात, अब मैंने मेन आपसे सारा कवर कर लिया है, अब रह गया एक बहुत भयानक फॉर्म ITR 7। ITR 7 एक ऐसा फॉर्म है जो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, ना प्रोफेशनल समझ पाए हैं, ना क्लाइंट तो क्या समझेगा। उसमें कैसे भरा जाना है, कैसे डिटेल देनी है, किनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, किसने भरना है, किसने नहीं भरना, कहाँ बैलेंस शीट देनी है, क्या करना है, वो तो आज तक समझ ही नहीं आया। लेकिन स्टिल ITR 7 को लेके थोड़ी सी बात मैं आपके हाथ करूंगा। ITR 7 को लेके क्या चेंज किए गए, 2 या 3 चेंज सर बड़े मैंडेटरी इसमें हुए हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अभी एक प्रोविजन आया इस साल के बजट में कि जितने भी हिंदुस्तान में ट्रस्ट हैं, NGOs हैं, टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा हैं, मस्जिद्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या और NGO हैं, उन्हें अपना दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपका रजिस्टर्ड पहले से भी है तो भी आपको री रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसा बहुत टाइम से मीडिया पे चर्चा चल रही थी कि ट्रस्टों और मंदिरों पे तो इन्होंने गाज घेर दी इस बार, लेकिन कोविड आ गया, वो बच गए। पहले जो काम 1 जून 2020 से हो जाना था, सरकार ने उसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2020 से इफेक्टिव करने की बात की और 3 महीने और दे दी एप्लीकेशन लगाने के लिए, यानी 31 दिसंबर 2020 तक तो अब उसमें कुछ होता नहीं। लेकिन रिटर्न फॉर्म में उसका इंतजाम पहले ही कर दिया। रिटर्न फॉर्म में उसका इंतजाम पहले ही कर दिया। रिटर्न फॉर्म में क्या चेंजेस किए गए हैं? रिटर्न फॉर्म में उन्होंने कहा कि भाई जो आप री रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था आपके लिए, क्या आपने री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई? अब पहले समझिए इसका इम्पैक्ट। पहला सवाल ही जैसे उसने पूछा, मान लो किसी पुराने ट्रस्ट की आप रिटर्न भरते थे और उसने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन नहीं लगाई, यानी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलनी, टैक्स दे दे भाई। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराने के लिए इन्होंने क्या किया, रिटर्न फॉर्म में इंतजाम कर दिया। री रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाई, आपने कहा जी हाँ लगाई, यस कर देते हैं। यस कर देते हैं तो उसके बाद कह रहा जी आप एप्लीकेशन नंबर बता दो, जिस दिन एप्लीकेशन लगाई है उसकी डेट बता दो, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है उसकी डेट भी बता दो, जो नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो भी बता दो, जिससे हम क्रॉस चेक कर लें कि आपके ट्रस्ट या आपकी NGO या आपकी सोसाइटी का स्टेटस क्या है। ये ITR 7 में आया एक बहुत बड़ा बदलाव कि आपको जो भी री रजिस्ट्रेशन कराना होगा या न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा या रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराना होगा, आपको उससे संबंधित सारी डिटेल ITR 7 फॉर्म में देनी। ये ITR 7 को लेके एक और चेंज। अब उसके बाद एक चेंज जो मैं और ITR 7 में समझ पाया और आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, हमारी जो डोनेशंस आती हैं हर किसी भी ट्रस्ट में, NGO में, सोसाइटीज में, उसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होती है डोनेशन फॉर कॉर्पस फंड और एक होती है जनरल डोनेशंस। डोनेशन फॉर कॉर्पस फंड वो होती है जो मेंबर कॉर्पस फंड में पैसा लगाते हैं और उसमें पैसा आ जाता है। और नॉन कॉर्पस में क्या है, जो जनरल डोनेशन आई है विदाउट एनी, यानी कॉर्पस में वो होते हैं डोनेशन विद द स्पेसिफिक डायरेक्शंस ऑफ द डोनर। डोनेशन देने वाले ने ये बताया कि मेरे पैसा जो लिया भाई बिल्डिंग ही खरीदनी है, मेरा पैसा जो लिया इससे कार ही खरीदनी है, मेरा पैसा जो लिया इससे ये चीज खरीदनी है। जनरल दूसरा ये है, कोई आया माथा टेक गया, गले में डाल गया, पर्ची कटा गया, पर्पस नहीं बताया। तो अब वो कहते हैं कि जो कॉर्पस डोनेशन है वो कभी भी सेक्शन 85% वाला जो आपने स्पेंड करना होता था, कभी भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं थी। लेकिन इन आपकी रिटर्न में कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं था इस बात को अलग अलग करने का, तो आप सारी डोनेशन इकट्ठी लिख पाते थे, जिसमें हमें ये पता ही नहीं चलता था कि वो आपने स्पेसिफिक डोनेशन का 85% लगाया है या कॉर्पस डोनेशन का लगाया है। तो उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने क्या किया, आपका ITR 7 फॉर्म अमेंड कर दिया। वहां पे डोनेशन के 2 पार्ट कर दिए।
आप बताओ भी डोनेशन कितनी है, उसमें से कॉर्पस डोनेशन कितनी है और नॉन कॉर्पस डोनेशन कितनी है, अदर डोनेशन कितनी है। जैसे ही आप अलग अलग बताओगे, जो कॉर्पस डोनेशन है वो 85% में काउंट नहीं होगी, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानी जाएंगी, उस इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ई प्रोसेसिंग होगी, अपने आप शिकंजे में आ जाएंगे, अपने आप अपने दायरे में फंस जाएंगे। तो ये दूसरा चेंज था सर। तो ये ITR 1 से लेके ITR 7 फॉर्म में जो कुछ चेंजेस आए मैंने आपसे डिस्कस किए। अब कुछ थोड़ी सी चर्चा, मेरे पास 10 मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट क्वेश्चन के लिए रखे हैं, तो 10 मिनट में मैं थोड़ी सी जनरल बातें करता हूं। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इस 2 साल पिछले से सुनने आ रही। एक बार बार चर्चा हो रही है सर, पहली चर्चा है हर प्री फिल्ड रिटर्न फॉर्म्स। सरकार डेडिकेटेड हो गई है, कमिटेड हो गई है कि हम लोगों को प्री फिल्ड फॉर्म देने, प्री फिल्ड फॉर्म देने हैं। तो सरकार को 26 से कोरिलेट कर रहा हूं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके ITR में भर के देनी होगी। अब हिंदुस्तान अमेरिका बनने वाला है, अमेरिका बनने वाला क्या होगा, सरकार आपको बताएगी भाई साहब आपकी 12 लाख रुपए की इनकम थी, इस पे इतना टैक्स बनता है, चालान साथ लगा हुआ है, कृपया करके जमा करा दीजिए और रिटर्न फॉर्म पे अपने साइन करा दीजिए। मतलब मोदी गवर्नमेंट की जो सोच है इस समय ये है कि हम हिंदुस्तान को अमेरिका बना देंगे, और अमेरिका बनाने के बाद क्या होगा, उसके हाथ में प्री फिल्ड फॉर्म पकड़ा देंगे, उसकी कंपोजिशन ऑफ इनकम पकड़ा देंगे, भाई जो काम CA या एडवोकेट करता था ये रही तेरी इनकम, नीचे सिग्नेचर लगा, अगर इसमें कुछ अमेंड करना चाहता है तो तेरी इच्छा, नहीं तो जो हमने बताया वो मान ले, उस पर टैक्स दे दे। तो ये प्री फिल्ड फॉर्म ले आने की सरकार की मंशा है। अब मंशा कितनी कामयाब होती है, कैसे ये जमीन पे आती है, कैसे ये हकीकत में आती है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो कहा वो कर दिया, उसके प्रभाव क्या रहे, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो GST थी, चाहे वो सेक्शन 370 था, चाहे कोई कुछ था, जो उन्होंने कहा वो कर दिया। इम्पैक्ट अच्छे रहे बुरे रहे, नागरिकों पे क्या प्रभाव पड़ा, देश पे क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या पड़ा, वो दूसरी बात। इसी तरह प्री फिल्ड ITR फॉर्म आना अपने आप हिंदुस्तान के टैक्सेशन सिस्टम में कितना बड़ा बदलाव होगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके एक व्यक्ति को, आपकी रिटर्न है और आपको प्री फिल्ड फॉर्म भर के सरकार बता रही कि हर आज इस साल आपने 15 लाख कमाए और 15 लाख पे इतना टैक्स बनता है, आप कृपया करके जमा कराएं। पहले तो आप प्लानिंग करते थे, एडजस्टमेंट करते थे, उसको ये बताते थे इधर कर ले, ये खर्चा डाल ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी अगर प्री फिल्ड फॉर्म का सपना सरकार ने साकार कर दिया। पहली चीज। दूसरी, अभी थोड़े साल पहले सरकार ने फेसलेस असेसमेंट की बात की थी। जब फेसलेस असेसमेंट की बात की थी तो मैं बहुत सारी सेमिनार्स में जाता था, बहुत जगह वक्ता जब मैं होता था और ये बात करता था तो मेरे को लोग है, याद है मेरे को, लोग कमेंट करते थे कि लांबा जी कैसी बातें करते हो, ऐसी कभी संभव है कि इनकम टैक्स की असेसमेंट और वो भी फेसलेस हो जाए। मैं कहता था समय बताएगा, समय बहुत बलवान है। और आज आप देख रहे हैं कि फेसलेस असेसमेंट हकीकत में आ गई है। ये पहला साल होगा जब आपकी जो स्क्रूटनी होगी वो टोटली फेसलेस मैनर में होगी, जिसमें आपको ETO ITO पता ही नहीं होगा। आपका कमिश्नर कौन है, आपको नोटिस देने वाला क्या है, आपका असेसमेंट क्या है, आपके क्वेश्चन क्या है, मतलब एडजस्टमेंट का स्कोप टोटल खत्म होने वाला है। ये एक प्रैक्टिस में आपके नए बदलाव लाने वाला है। जो फेसलेस असेसमेंट आ रही है, चाहे वो GST में आ रही है, चाहे वो कस्टम में आ रही है, चाहे इनकम टैक्स में आ चुकी, वो अपने आप हमारे प्रैक्टिस करने के ढंग को बदलने वाला है कि हमें ऑनलाइन रिप्लाईज कैसे देने हैं, हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग कैसे करनी है, PDF कैसे बनेंगे, किस तरह से जवाब देना है। क्योंकि यहाँ पे अब कागज चेंज करने वाला स्कोप नहीं रहेगा, पेज पढ़वाने वाला स्कोप नहीं रहेगा, बैक डेटेड वाला स्कोप नहीं रहेगा, अल्टर होने वाला स्कोप नहीं रहेगा, एडजॉर्नमेंट वाला स्कोप नहीं रहेगा, एडजस्टमेंट वाला स्कोप नहीं रहेगा। तो फेसलेस असेसमेंट इज itself a big challenge for all professionals, whether they are chartered accountant or whether they are tax professional advocates. तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अब फेसलेस असेसमेंट के बाद, अभी मैं कल रिसेंटली न्यूज पढ़ रहा था, अपील्स तो स्टार्ट होने ही जा रही है। अब ये पता चला है कि ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल भी टोटली ऑनलाइन होने जा रहे हैं। सरकार ने उसकी तैयारी कर ली है।
मतलब अब आपने अपील में भी अपील होना है और ट्रिब्यूनल भी होना है, तो कुछ रही सही कसर जो थी सरकार की तरफ से अब कोविड-19 ने पूरी कर दी। पहले तो हम ये लोगों को कहते थे भी मिलना पड़ेगा, मिलना जरूरी है, ये है, ऐसे पॉसिबल नहीं, ऑफिसर भी बुलाता था, आप भी जाना पसंद करते थे। लेकिन अब सब बातों की समस्या का हल जो कोविड कितना लंबा खींचता है, सब काम ऑनलाइन होने वाले हैं। और ऑनलाइन काम के अंदर ये तय है विक्रांत जी, चावला जी, कि हमें अपनी प्रैक्टिस करने का नजरिया और अपने काम करने का ढंग इंटायरली बदलना पड़ेगा। हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी, हमें भी एडजस्टमेंट के नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो भी हम करते थे। और अपने क्लाइंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे एजुकेट करना है, ये भी हमारी मोरल ड्यूटी है। सरकार को टैक्स भी दिलवाना है और क्लाइंट का भी टैक्स बचाना भी है। बीइंग ए मोरल ड्यूटी, बीइंग ए गुड टैक्स प्लानर, हाउ वी डू इट, इट इज ऑन आवर शोल्डर। इसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, इस तरह के वेबिनार को कंटिन्यूस हैबिट भी बनाना पड़ेगा, ताकि नॉलेज शेयरिंग बहुत जरूरी है। हर आदमी को अपना इस समय एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा, तभी हम नई चीजों को जल्दी से सीख पाएंगे। विद दिस वर्ड्स लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की, फिर भी कुछ रह गया हो तो क्वेश्चन आंसर से हम ले सकते हैं। विद दिस आई हैंड ओवर द सेशन टू द मॉडरेटर ऑफ द टुडे प्रोग्राम, मिस्टर विक्रांत गुप्ता जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम सर, जितनी बातें आज आपने बताई, एक एक शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और स्पेशली टैक्स प्रोफेशनल की जो लास्ट डेट्स के बारे में आपने जानकारी दी, 30/6 तक कितनी सारी डेट्स हैं जो खत्म होने वाली हैं, और हमको तैयार हो जाना चाहिए 10 दिन के अंदर अंदर। हमको सारी की सारी डेट्स, जो लास्ट डेट्स हैं 30/6 वाली, उनकी सारी क्वेरीज पूरी करनी है, सारे फॉर्म्स भरने हैं। और उसके बाद आपने पीएम केयर फंड के बारे में बताया और जो फॉर्म्स की चेंजिंग के बारे में बताया। बहुत छोटी छोटी सी बातें आपने अपनी तरफ से टच करने की कोशिश की, जो हमारे प्रोफेशनल के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर, एक दो क्वेश्चन थे। एक आपने लास्ट में बताया था कि एक कॉलम आया है ऑथराइज करने के लिए। जी है, आप किसी के बिहाफ पे साइन कर सकते हो, तो इसमें क्या ये क्या, कौन किसको ऑथराइज कर सकता है? मान लीजिए उसमें कोई, जैसे कंपनीज के, पार्टनरशिप के या इंडिविजुअल का भी कोई अलग अलग सिस्टम है? इसमें मैं थोड़ा सा विक्रांत जी क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें दो सिनेरियो, हर एक व्यक्ति अपॉइंट नहीं कर सकता। अगर पर्सन इंडिया में अवेलेबल है तो वो अपने साइन खुद ही करेगा, आप नहीं उसकी जगह साइन कर सकते अपॉइंट होने के बाद भी। या उसका हाथ नहीं है वो अपॉइंट करे, या वो पढ़ना नहीं जानता वो अपॉइंट करे, या वो इनकेपेबल, मेंटल स्थिति उसकी ठीक नहीं है, बीमार है, आईसीयू में है, कहीं और है, वो ऑथराइज करे। या कोई इस तरह का रीजनेबल कॉस्ट है जो बताया हुआ है सेक्शन 140 में इटसेल्फ, वहां पे अपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन जब भी आप अथोराइज सिग्नेटरी की कैपेसिटी में साइन करेंगे, आपको अपनी डिटेल अलग से देनी। सर, मैं पूछ रहा हूँ कि किसको कर सकते हैं? किसी भी पर्सन को, कि उसका रिलेटिव होना या नहीं, रिलेटिव होना जरूरी नहीं है। आप अगर नॉन रेजिडेंट के केस में देखें तो बहुत बार नॉन रेजिडेंट का इंडियन एजेंट होता है। ही कैन एनीवन, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सीईओ ऑफ द कंपनी, और एनी अदर थर्ड पर्सन कैन बी। बैंक के केस में बैंक का एम्प्लॉय होता है सर। ठीक है सर। ठीक है, और तो कोई भी एक सर पिछली बार एक क्वेश्चन रह गया था, जो हमने क्वेश्चन लिए थे, उसमें एक क्वेश्चन बाद में आया था कि जो लोग प्राइवेट कंपनी से लोन लेते हैं, जी, प्राइवेट कंपनी से लोन लिया, व्हीकल लिया, उसको फाइनेंस किया, वो हर महीने किस्त देते हैं, क्या उनको भी प्राइवेट कंपनी के इंटरेस्ट पे टीडीएस काट के जमा करवाना है इंडिविजुअल व्यक्ति को? सर, सेक्शन 94A इज वेरी वेरी क्लियर कि अगर आप कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, उसमें एक एक्सक्लूजन है जिसमें बताया गया है, जिसमें एनबीएफसी को कहीं भी एक्सक्लूड नहीं किया गया। आपने कोई प्राइवेट कंपनी, चाहे टाटा कैपिटल की बात कर लो, इंडिया इन्फोलाइन की बात कर लो, इंडिया बुल्स की बात कर लो, इनसे अगर आपने लोन लिए हैं और लोन की जो अमाउंट है 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में आपने टीडीएस काटना है और जमा कराना भी है, नहीं तो आपका इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाएगा। पर व्हीकल 10,000 रुपए से ज्यादा कि टोटल? हाँ जी सर,
टोटल 10,000 रुपए से ज्यादा है कि सिर्फ मान लीजिए एक के पास 4 गाड़ी हैं, उसने 4 गाड़ियां फाइनेंस करा रखी है, तो 10,000 की लिमिट एक गाड़ी के लिए कि टोटल 10,000? तो हर 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं होनी चाहिए। चारों कंपनियां अलग अलग हैं और ब्याज 10,000 रुपए से साल का कम है, फिर तो छूट जाएगा। अगर इनमें है किसी का भी ब्याज 10,000 से ज्यादा है, जिसका 10,000 से ज्यादा है उस पर काटना पड़ेगा। सर जितने भी प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं, जी प्राइवेट कंपनी टाटा वगैरह, वो जी एक जो मतलब ट्रक ओनर है उसको फाइनेंस कर देते हैं। जी जो ट्रक ओनर है वो खुद ट्रक चला रहा है, उसके लिए तो बड़ी टिपिकल सी बात है कि वो उस कंपनी सर का टैक्स काट के वो क्लियर मैं उसमें करना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल और आपके अकाउंट ऑडिटेड नहीं है, ट्रक ओनर की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आप 44 AE में फॉल करते हैं। 44 यस AE वाले पे तो TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होते, तो उनको चिंता यही करने की ये, जरूरत नहीं है। जहाँ यही फर्म सर है, मैं जिसके अकाउंट ऑडिटेड है, या आप कंपनी है, तो वहां ऑडिटेड होने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे काटना है। इंडिविजुअल को ठीक है टेंशन सर। लेने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल। हाँ सर, यही डिटेल मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था, जानना चाह रहा था कि जी क्योंकि कुछ लोग इससे मतलब पैनिक में आ जाएंगे अगर अधूरी बात जानेंगे। थैंक यू हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज कुछ का क्वेश्चन प्रोग्राम, और है, देख लें एक बार। कुछ क्वेश्चन और हेलो ऑनलाइन भी आए हुए हैं। सर, वो आप ले सकते हैं सर प्लीज। हाँ, एक एक ये कृष्ण सिंगला जी हैं, इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर विवाद से विश्वास। नेचुरली 31 दिसंबर तक टाइम हो गया, तो 31 दिसंबर ही लास्ट डेट इसकी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया है, बस सर और कुछ नहीं है। ठीक है सर, वही आज के हमारा क्वेश्चन था कि मेरा आंसर दीजिए, वो दे दिया हमने। ठीक सर, आज के इस शानदार प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आपका और सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करूं, मैं विशेष आभार करना चाहूंगा उन सब संस्थाओं का जिनके कारण ये कर ज्ञान अर्जन कार्यक्रम साकार रूप ले रहा है, जिसमें हमारी जिला कर बार एसोसिएशन अंबाला, जिला कर बार एसोसिएशन गुरुग्राम, जिला कर बार एसोसिएशन गुरुग्राम, जिला कर बार एसोसिएशन फरीदाबाद, जिला कर बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र, जिला कर बार एसोसिएशन कैथल, जिला कर बार एसोसिएशन रोहतक, जिला कर बार एसोसिएशन अमृतसर, अंबाला, करनाल, काउंटिंग सिटी क्लब यमुनानगर, बुटलाडा, कर बार एसोसिएशन मानसा, सिरसा टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन, HP टैक्स बार एसोसिएशन शिमला, दी मुरादाबाद टैक्सेशन बार एसोसिएशन, टैक्स बार एसोसिएशन मोदीनगर। ये सारी एसोसिएशन हमारे इस प्रोग्राम को साकार रूप लाने में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इन सब एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले हमारे नॉलेज पार्टनर CA मनोज लांबा जी का, जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान का भंडार हमारे लिए खोल दिया और एक विशेष जानकारी जो कि नॉर्मली हम कहीं से नहीं ले पाते, बड़ी डिटेल में हमें दी, ताकि हम टैक्स प्रोफेशनल्स को फायदा हो सके। जो डेट्स की, नवीनतम डेट्स की जानकारी, PM केयर फंड की, और एक ऑथराइज सिग्नेटरी की जिसका हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, ऐसी बहुत सी जानकारियां थी जिससे हम कई बार रूबरू नहीं हो पाते। उसकी जानकारी हमें हमारे नॉलेज पार्टनर CA मनोज लांबा जी ने की। मनोज लांबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं ऐसे ही ये प्रोग्राम आगे चलता रहेगा, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। बिल्कुल चलेगा सर। और मैं धन्यवाद करता हूं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि एडवोकेट गुरमीत सिंह चावला जी, जो पूरे टाइम हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे इस प्रोग्राम में उनका विशेष योगदान रहा। गुरमीत सिंह चावला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एडवोकेट चंदन गुप्ता जी का। शायद उनका लिंक किसी वजह से कट हो गया है। उनका विशेष धन्यवाद, क्योंकि वो कह रहे थे बहुत पिछड़ी हुई जगह से, बहुत जहां पे लिंक लोगों का नहीं बन पाता वहां से संबंधित है। हम कहेंगे ये रेगुलर लिंक चलता रहे और वो जगह भी सबकी जानकारी में आए, सबको पता चले कि चंदन जी, सबको पता चले कि
हमारी द मानसा टैक्स बार एसोसिएशन मानसा और वहां के जो एडवोकेट प्रैक्टिस करने वाले हैं वो लोग कितने एक्टिव हैं और कैसे कैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे से हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ हमेशा लाइव रहे। और सबसे अंत में मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि एडवोकेट केजे महेश्वरी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा हमारे पूरा साथ दिया, हमारा मनोबल बढ़ाया, हमारे साथ रहे। विशेष रूप से आपका महेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के विशेष धन्यवाद पात्र, मैं विशेष धन्यवाद पात्र इसलिए कहूंगा क्योंकि वो पर्दे के पीछे से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी कर ज्ञानार्जन के मुख्य संयोजक संजीव के अरोड़ा जी अंबाला से, जो कि एडिटर इन चीफ हैं आपका फायदा टैक्स न्यूज बुलेटिन में, और हमारे इस प्रोग्राम को लगातार चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार चलाने के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। मैं संजीव और के अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम में आप लाइव जुड़े रहे। मैं विक्रांत गुप्ता करनाल से आप सबसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद। आगे ही ऐसे प्रोग्राम में हम दोबारा मिलते रहेंगे। अगले प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।